आपने किसी फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज दी, डॉलर में आपको पेमेंट भी रिसीव हुआ, तो क्या यह सर्विस आपके एक्सपोर्ट मानी जाएगी? तो जवाब है कि नहीं, जीएसटी में एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। फॉरेन कस्टमर होने का मतलब ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट नहीं होता। जीएसटी में एक्सपोर्ट के लिए 5 कंडीशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशन एक भी मिस हुई तो आपकी सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी और आपको आईजीएसटी भरना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी भरना होगा। और अगर आप सही तरीके से एलयूटी भरकर अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जीएसटी भी नहीं देना है, और साथ में आपको अक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड भी मिल सकता है, मिलेगा। आज में इस वीडियो में हम पूरी तरह से ये समझेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई की क्रिटिकल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और एक्सपोर्ट की सर्विसेज के लिए 5 कंडीशन क्या क्या है। एलयूटी रूट समझेंगे कि क्या एलयूटी का रूट है, कंप्लायंस पॉइंट, आईटीसी रिफंड प्रोसेस और वो डॉक्यूमेंट जो आपको जरूर मेंटेन करने चाहिए, ये सभी इस वीडियो के अंतर्गत कंसिडर। तो ये वीडियो हर एक्सपोर्टर, फ्रीलांसर, आईटी कंपनी और अकाउंटेंट के लिए मस्ट वॉच है, तो एंड तक रुकेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को 5 कंडीशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या कंडीशन। सबसे पहले ये कंडीशन है कि सेक्शन 26 के तहत किसी सर्विस को एक्सपोर्ट सर्विस तभी माना जाएगा जब वो पांचों कंडीशन एक साथ पूरी हो। ये एकदम याद रखने वाली लिस्ट है। सबसे पहली कंडीशन है सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, यानी सर्विस देने वाला यानी आप इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन रिप्रेजेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी सर्विस लेने वाला क्लाइंट जो है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। सिर्फ क्लाइंट बाहर होने काफी नहीं है, सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर होना चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूजन होते हैं, फंसते हैं। इसका पूरा टेस्ट हम अगले सेगमेंट में देखते हैं। पेमेंट रिसीव इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या आईएनआर, यानी कि जहां आरबीआई ने परमिट दे रखी हो वहां आईएनआर, बाकी आपको फॉरेन एक्सचेंज में आपको मिलना चाहिए। तो मतलब पेमेंट फॉरेन करेंसी में अपनो मिलना चाहिए, या स्पेशल केसेस में इंडियन रुपीज में भी जहां आरबीआई अलाउ करता है। ठीक है। फाइव कंडीशन पांचवी कंडीशन है सप्लायर और रेसिपिएंट सेम पर्सन मेयरली एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर मतलब उसका जो भी बिजनेस अगर वो बाहर लोकेटेड है तो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब सेम पर्सन का नहीं होना चाहिए, किसी और पर्सन का होना चाहिए। मतलब अगर आपकी इंडिया वाली ब्रांच अपनी ही फॉरेन ब्रांच को सर्विस दे रही है, सेम लीगल एंटिटी को, तो ये के दो ऑफिस है, तो आपको ये एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो याद रखना है कि ये पांचों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, एक भी टूटी तो सर्विस एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। और एक गोल्डन लाइन ये भी मैं आपको वापस दोबारा दोबारा कि फॉरेन कस्टमर इज नॉट ए ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि फॉरेन कस्टमर को अपन अगर कुछ सेल कर रहा है तो ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट नहीं माना जाता है। सबसे पहले 5 कंडीशन आपको देखने की, अगर ये कंडीशन कंप्लीट होती है तो ही वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्लाइंट का बाहर होना सफिशिएंट नहीं होता है एक्सपोर्ट के लिए जीएसटी के अंतर्गत। प्लेस ऑफ सप्लाई, अब ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का क्रिटिकली टेस्ट करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, ताकि हम एक्सपोर्ट को डिनोट कर सके। अब आते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजन पार्ट पर। प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिसाइड करता है कि आपकी सर्विस एक्सपोर्ट है या नहीं। जब रिप्रेजेंट इंडिया के बाहर हो तो सेक्शन 13 अप्लाई होता है। उसका जनरल ये रूल है कि प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। मतलब नॉर्मल केस में जहाँ क्लाइंट है वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, क्लाइंट बाहर प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर, एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जहाँ ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होता है, इन केसेस को प्लेस ऑफ सप्लाई अलग से डिसाइड होता है और यही स्टेटस बदल देता है, एक्सपोर्ट का स्टेटस बदल देता है। जैसे इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन प्रॉपर्टी जहाँ प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो सर्विस इंडिया में ही हुई, चाहे क्लाइंट बाहर हो। अगर आपने मतलब इंडिया में, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि बाहर का कोई पर्सन है मिस्टर वाई,
वाई करके कोई पर्सन है जो बाहर का पर्सन है, बट उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो आपने उसकी प्रॉपर्टी कोई सेल करी है या उसने प्रॉपर्टी सेल करी है आपको, तो वो एक्सपोर्ट वगैरह नहीं माना जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ बस, तो वो इंडिया में प्रॉपर्टी होने की वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, वो इंडिया का ही ट्रांजेक्शन कहलाएगा। इवेंट से रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हो गई या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ इवेंट आपने एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया, अगर आपने आउट ऑफ इंडिया करवाया है तो एक्सपोर्ट माना जाएगा, अगर आपने इन इंडिया करवाया है, भले पर्सन बाहर का है, तो आपको इन इंडिया ही मतलब एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। फिजिकल प्रेजेंस वाली सर्विसेज, जैसे रिपेयर, जहाँ सर्विस फिजिकली परफॉर्म करनी पड़ती है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ सर्विस एक्चुअली आपने परफॉर्म करी है, जैसे एसी रिपेयर या कोई भी ऐसी चीज जो रिपेयर होती है, तो वो एसी नहीं, मैंने बहुत छोटा एग्जांपल ले लिया, बाकी और बहुत सी चीजें होती है जो हमें आउट ऑफ इंडिया जाके करनी पड़ती है या कुछ बाहर वाले पर्सन को यहाँ आकर देनी पड़ती है, तो मैं उसी सर्विसेज की बात कर रही हूँ। तो वो अगर इंडिया में उन्होंने सर्विस परफॉर्म करी तो एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी, और अगर आपने आउट ऑफ इंडिया जाकर सर्विस प्रोवाइड करी है तो वो एक्सपोर्ट मानी जाएगी। ये सबसे ट्रिकी है। और इंटरमीडिएट सर्विस है, और ये सबसे ट्रिकी है। अगर आप एक इंटरमीडिएटरी यानी दो पार्टीज के बीच ब्रोकर या एजेंट की तरह काम कर रहे हो, तो प्लेज ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी आपकी लोकेशन जो इंडिया है वही मानी जाएगी, जहाँ है ना, जैसे आपकी लोकेशन जो इंडिया है वही मानी जाएगी। इसका मतलब अगर आप फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया में इंटरमीडिएटरी का काम करते हो तो अक्सर वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाता, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाता है, और बहुत सारी आईटी और मार्केटिंग कंपनीज इस इंटरमीडिएट ट्रैप में फंसी है। तो सीएफओ या अकाउंटेंट के नाते सबसे पहले अपनी सर्विस का एग्जैक्ट नेचर समझो और डिसाइड करो कि जनरल रूल अप्लाई है या कोई स्पेशल केसेस है। ये एक गलती पूरा रिफंड आपका अटका सकती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज जो सप्लाई आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके आपके क्वेश्चंस कुछ कोई भी है आप पूछ सकते हैं, तो इसको आपको जनरल बहुत अच्छे से समझना होगा। अब एलयूटी रूट देखते हैं, एलयूटी का क्या इसमें रोल है। तो तीसरा पॉइंट है एलयूटी। एलिटीट्यूड यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एक्सपोर्टर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आईजीएसटी भर के एक्सपोर्ट करो या बाद में रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है। एलयूटी फाइल करते हैं तो हमें बिना आईजीएसटी भरे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन कैश फ्लो के लिए काफी बेटर होता है। एलयूटी के लिए क्या पॉइंट है कि एलयूटी फाइल करो जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म RFD 11 में, और ये एक्सपोर्ट करने से पहले फाइल होना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले फाइल होना चाहिए। एलईडी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। आपको हर साल नया रिन्यू कराना का मतलब कि हर साल इसे रिन्यू कराना पड़ता है नए फाइनेंशियल ईयर में नया एलयूटी। एलयूटी के थ्रू आप बिना आईजीएसटी पेमेंट के एक्सपोर्ट सर्विस कर सकते हो। तो अगर आप रेगुलर एक्सपोर्टर हो तो एलयूटी रूट लेना समझदार मतलब ज्यादातर समझदारी है, क्योंकि आपके पैसा आईजीएसटी में ब्लॉक नहीं होगा और रिफंड साइकिल जो लंबा एक वेट करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। एक रिमाइंडर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलयूटी रिन्यू कराना बहुत से लोग भूल जाते हैं, तो अप्रैल आते ही आप अपना जो एलयूटी है वो रिन्यू कराना, वरना उस पीरियड का एक्सपोर्ट होगा उस पर आपको आईजीएसटी भरना पड़ेगा। तो आपको कुछ की पॉइंट्स है जो कंप्लायंस पॉइंट है, की कंप्लायंस पॉइंट की। अब क्या कंप्लायंस आपको करनी होगी एक्सपोर्ट करने के लिए, वह है चौथा पॉइंट। तो की कंप्लायंस पॉइंट क्या, एलयूटी के लिए एक्सपोर्ट कर दिया बस काफी इतना नहीं है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया एलयूटी कर दिया इतना ही काफी नहीं है, कुछ कंप्लायंसेस भी करने। प्रॉपर एक्सपोर्ट इनवॉइस इशू करना होता है। इनवॉइस में एक्सपोर्ट रिलेटेड डिटेल, एलयूटी का रेफरेंस, और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी अगर है आपकी तो वो क्लियरली लिखा होना चाहिए। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में सही रिपोर्ट करो। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन दोनों रिटर्न में करेक्टली दिखाना चाहिए। एक्सपोर्ट कंसिडरेशन 1 साल के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट के जो आपने जिसको भी सेल किया उससे जो भी आपको पैसा मिलेगा वापस से पेमेंट के रूप में, वो आपको 1 साल में रिसीव होना चाहिए। रूल 96A के तहत अगर पेमेंट 1 साल के अंदर नहीं आती तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट चला जा सकता है और आपको आईजीएसटी प्लस इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स,
आपको केवल एक्सपोर्ट नहीं करनी है, आपका पेमेंट रिसीव करने पर भी पूरा फोकस करना है। पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या फिर INR जहाँ परमिटेड हो, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है कि ताकि आपको पूरी लिस्ट बनाकर रखनी है, ताकि आपको रिफंड में बाद में कोई प्रॉब्लम न है। ये 5 कंप्लायंस पॉइंट ही आपको फ्यूचर में नोटिस और रिफंड रिजेक्शन से बचा सकते हैं। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन में सारी चीजें करनी है ताकि आपको रिफंड में या एक्सपोर्ट में कोई प्रकार का इशू ना आए। फिर है कि अपन ITC जो हम सेल करते तब तो हमने LUT भर दिया और अपन ने GST भी नहीं देना पड़ा हमारे को। तो अब जो अपन ने माल परचेज किया था तब ITC हमारा ब्लॉक अक्यूमुलेट हो गया है, मतलब कि वो, तो अब उसका कैसे हम रिफंड ले सकते हैं उसका मैं आपको आगे बताऊंगी। 5वां पॉइंट है। और एक्सपोर्ट के लिए सबसे जूसी, मतलब जब हमारा ITC हमारे को मिलेगा तो वो सबके लिए एक जूसी होता है, मतलब जस्ट लाइक एक अच्छा पॉइंट है, मतलब कि तो इसका समझना होगा आपको। जब आप LUT के अंदर एक्सपोर्ट करते हो तो आउटपुट GST नहीं भरते, लेकिन आपका इनपुट GST तो कंटिन्यू करता है, यानी आप अपने परचेज या रेंट या सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर GST पे करते ही हो। इस वजह से आपके पास ITC एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि आउटपुट साइड पर कुछ टैक्स है ही नहीं जैसे जिसे आप एडजस्ट कर सको। तो ये गुड न्यूज है कि आपके लिए कि एलिजिबल एक्यूमुलेट आई से आप रिफंड के रूप में क्लेम कर सकते हो और ये पैसा वापस आपके पास अकाउंट में आ सकता है। इसके लिए आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, वो GST RFD 01 में, लेकिन रिफंड एलिजिबिलिटी फॉर्मूला और कुछ रेस्ट्रिक्शन के सब रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं उसके साथ ही मिलता है। तो रिफंड अमाउंट का स्पेसिफिक फॉर्मूला कैलकुलेट होता है जिसे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई रेशियो बोलते हैं, और ब्लॉक और इनएलिजिबल ITC इसमें नहीं आते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज होता है। और जो हमारे ब्लॉक ITC है या इनएलिजिबल ITC है, ब्लॉक ITC का भी मेरा आपको क्या नाम है लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा, तो आप जरूर चेक कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगी। तो एक एक्सपोर्टर के लिए ITC रिफंड कैश फ्लो का बहुत बड़ा सोर्स होता है। अगर आप ये क्लेम नहीं करते तो आपके पैसा अननेसेसरी GST पोर्टल में अटका रहता है। तो फ्रेंड्स, एक टिप्स है कि रिफंड एप्लीकेशन टाइमली फाइल करो, क्योंकि इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, यानी रिलीवेंट डेट से 2 साल तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिफंड आपको टाइम से अप्लाई करना होगा, वरना आप भूल भी सकते हैं और आपका पैसा भी अटका हुआ रहता है। डॉक्यूमेंट टू मेंटेन, आपको चौथा पॉइंट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं। डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए आपको रिफंड तभी मिलेगा जब डॉक्यूमेंट सॉलिड हो। ये है कि आपको चेकलिस्ट हर एक्सपोर्टर को फाइल करते वक्त रखनी चाहिए। सबसे पहला है एक्सपोर्ट इनवॉइस एंड एग्रीमेंट, क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट, LUT की कॉपी जो आपने फाइल की है, बैंक रेमिटेंस प्रूफ, FIRC NBRC, ये प्रूफ करता है कि आप फॉरेन पेमेंट एक्चुअली रिसीव हुई है। GST 1 एंड 3 भी जो आपने फाइल रिटर्न किए हैं, ITC रिकॉर्ड और परचेस इनवॉइस जिनके बेसिस पर रिफंड क्लेम कर रहे हो, रिफंड कैलकुलेशन और डिक्लेरेशन फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन शीट, एविडेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, प्रूफ की सर्विसेज एक्चुअली डिलीवर हुई, ईमेल डिलीवर रिपोर्ट। याद रखें, GST डिपार्टमेंट रिफंड देने से पहले इन डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करता है। स्ट्रॉन्ग, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग फाइल होगी उतना ही स्मूथ एंड फास्ट रिफंड आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट वीक हुई तो आपको रिफंड डिले होगा, अटक सकता है। तो आप डॉक्यूमेंट का प्रूफ वगैरह कंप्लीट रखिए, तो आपको रिफंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब CFO के पॉइंट देख लेते हैं। अब एक CFO लेवल टैकवे देखते हैं कि जो इससे सिर्फ कंप्लायंस नहीं, इससे स्ट्रेटेजी बना देता है। एक्सपोर्ट पर GST कंप्लायंस सीधा आपके कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, रिफंड रिकवरी एंड टैक्स रिस्क को इफेक्ट करता है। सोचो, अगर आप गलती से अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट मान लेते हो जबकि वो इंटिमिडेटरी है, तो नोटिस, IGST, इंटरेस्ट, और अगर आप सही एक्सपोर्ट को भी प्रॉपरली रिफंड क्लेम नहीं करते हो तो आपके लाखों का ITC अटक सकता है, मतलब कि अटका रह जाता है। तो एक CFO या फाइनेंस हेड के नाते ये 4 चीजें हमेशा वैलिडेट करो। प्लेजर सप्लाई, क्या वो सच में इंडिया का है, ये बाहर का है। इंटरमीडिएट स्टेटस, कहीं आप इंटरमीडिएट तो नहीं जिससे एक्सपोर्ट का स्टेटस की खत्म हो जाए, मतलब एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आप ना आए। LUT वैलिडिटी,
यानी कि क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में एलयूटी एक्टिव है या आपने एक्टिव कराना भूल गए हैं। रिसिपेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, क्या पेमेंट 1 साल के अंदर आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिल गया है। ये 4 चेक आपको कंप्लायंस भी रखते हैं और आपका पैसा भी बचाते हैं। तो मैं आपको ओवरऑल इसका जो भी आउटरो है मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स आपको कैसे एक्सपोर्ट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं उस पूरे वीडियो का एक सारांश आपको इसमें दे रही हूँ। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए 5 कंडीशन, सप्लायर इंडिया में, रेसिपेंट बाहर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो, पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में या जो भी आरबीआई द्वारा अगर इंडियन रुपीज में मिलना है तो वो, और सेम एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। प्लेजर सप्लाई का क्रिटिकल टेस्ट, जनरल रूल रिसिपेंट की लोकेशन, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी इवेंट, फिजिकल प्रेजेंस और इंटरमीडिएटरी का स्पेशल केसेस जो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। एलईटी रूट बिना जीएसटी एक्सपोर्ट हर साल रिन्यू, कंप्लायंस पॉइंट, प्रॉपर इनवॉइस, जीएसटी 1(3)(b), 1 ईयर रिसिप्शन रूल, रूल 96A, आईटीसी रिफंड, अक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड वाया आरएफडी 01, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, FIRC या BRC, एलयूटी रिटर्न या ITC रिकॉर्ड्स। बस यही है एक्सपोर्ट सर्विस के अंदर जीएसटी एंड टू एंड। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेव करें और उनके साथ शेयर करें जो आपके एक्सपोर्टर हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं। आपने एक्सपोर्टर या फ्रीलांसिंग फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और एक लाइन, सही कंप्लायंस, स्मूथ रिफंड और पीसफुल बिजनेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर और अपना एक्सपोर्ट कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग रखिए। थैंक यू।